चलिए ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है ना। अब देखो यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं, देखो बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। देखो कौन कौन से इम्यूनिटी की बात करते हैं हम इनेट वाले पार्ट में, जो आप जानते हो कि जो बाय बर्थ आप में आता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है ना। और इसमें देखो हम टर्म यूज करते हैं पहले फिजिकल बैरियर कहते हैं, जिसमें हमारा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग कहते हैं। और ये जानते हैं जो लाइनिंग आपका होता है ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में भी होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होता है, और इसको यूरिनो जेनिटल ट्रैक में अवेलेबल होता है। देखिए, और जानते हैं स्किन आपका ये सबसे पहला पार्ट है। आपके बॉडी में कोई इंफेक्शन नहीं होता क्योंकि आपका बॉडी स्किन से कवर्ड है ना। और स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स वगैरह भी होते हैं, वो ग्लैंड्स भी एक तरह से कुछ केमिकल सिक्रीट करता रहता है, जिसकी वजह से एक्चुअली स्किन आपके आपके स्किन के जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं ना, ये आपके स्किन का एक एसिडिक पीएच मेंटेन रखता है। और स्किन तो एक तो सबसे पहला ये जैकेट है आपकी बॉडी का, जैसे आप कपड़े पहनते हो, आपने भगवान ने भी आपकी बॉडी को एक स्किन से कवर किया हुआ है। जब यूजीटी इज कॉल्ड यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट। जीटी मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, और यूरिनो जेनिटल ट्रैक कहते हैं, है ना। और ये सबसे पहला बैरियर है। ये देखो, ये पहला डिफेंस है आपका। जब ये डिफेंस आपका, इस डिफेंस को जब ब्रीच कर दिया जाएगा, ये जब पहला डिफेंस आपका डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तभी कोई इंफेक्शन आपकी बॉडी के इनर पार्ट तक पहुंचेगा। देखो, जैसे आप सांस लेते हैं तो उस एयर में बैक्टीरिया वायरस भी हो सकता है, लेकिन जो आपके नेजल ट्रैक का म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, वो जानते हैं वो आपके उस माइक्रोब्स को वो किल करता रहता है। आप जानते हैं कि आपके ट्रैक में सीलिया वगैरह भी होता है, वो बीट करता रहता है। ये सब भी आपको एक डिफेंस प्रोवाइड करता है। मैं ऑडिबल नहीं हूं? क्यों? अरे क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? हाँ जी बच्चों, अरे मेरी आवाज तो आ रही है सबको। ठीक है, चलो यहाँ देखो। ओके, दैट्स फाइन। यहाँ देखो, अपना माइक्रोफोन चेक करो। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और मेरा सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला डिफेंस है। ये आपके पहले डिफेंस का पार्ट है। इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कहा जाता है, याद रखना। फिजिकल बैरियर को आपकी बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कहते हैं। ये आपका पहला डिफेंस है, ठीक है ना। फिजिकल बैरियर कहा जाता है इसको, जिसमें हम स्किन की बात करते हैं। हाँ सॉरी, जिसमें आप स्किन की बात करते हैं और आपके मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड देखो, एक टर्म यूज करते हैं, देखो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। जैसे आप जानते हो कि आपके टीयर वगैरह में लाइसोजाइम होता है। देखो, आपके स्टमक से HCl रिलीज होता रहता है ना। या फिर आप जानते हैं, जो भी आपके ग्लैंड से जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस वगैरह सिक्रीट होता है ना। तो ये सारी चीजें आपकी फिजियोलॉजी से लिंक होती हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं।
जैसे अगर आपने कोई जैसे आपके खाने में कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह है, आप जानते हो कि वो जब स्टमक में आएगा तो स्टमक में जो एचसीएल वगैरह प्रेजेंट होता है, वो क्या करेगा उसको बताओ? वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये टीयर में आपके लाइसोजाइम है। इवन आपके बॉडी के दूसरे पार्ट में भी लाइसोजाइम होता है। जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल का जो आपका इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, वहां भी लाइसोजाइम होता है। ठीक है? और ये लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है। क्या होता है बताओ? लाइसोजाइम्स वगैरह क्या होते हैं? एंटी बैक्टीरियल कहा जाता है इसको। तो ये आपका क्या हो गया बताओ? इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। समझ में आ गया बच्चे? और देखो, इसके बाद देखिए, जो तीसरा पार्ट है इसमें, इसे कहते हैं सेलुलर बैरियर। और इस बैरियर में दो तरह के सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो, एक तो कहते हैं फैगोसिटिक सेल्स, फैगोसिटिक सेल्स कहते हैं, और दूसरा नॉन फैगोसिटिक सेल्स भी आते हैं। और आप जानते हो कि इस फैगोसिटिक सेल्स में अगर आप मेनली बात करें तो इसमें हम जानते हैं, इसमें न्यूट्रोफिल्स आता है, इसमें मैक्रोफेजिक सेल्स आते हैं, और इसमें मोनोसाइट्स वगैरह भी आता है। आप जानते हो कि इन सब में एक सिमिलरिटी है कि ये सब किसी भी माइक्रोब्स को जो ब्लड में घूम रहा है उसको वो इंजेस्ट करता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह में लाइसोजाइम नहीं कहते, कोलेस्ट्रॉल वगैरह में एंटीबॉडीज वगैरह होता है। ये एग्जांपल याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडीज होते हैं, आईजीए टाइप होता है। लाइसोजाइम ऐसा हुआ नहीं कहा जाता। तो यहां देखो, तो मैंने क्या कहा कि जो सेलुलर बैरियर्स है इसमें सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली सेल्स इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, वायरस वगैरह को इंगल्फ कर जाने के लिए। न्यूट्रोफिल्स होता है, मैक्रोफेजिक सेल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होता है, और इवन आप याद रखिएगा, वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, बट आप याद रखिएगा, इओसिनोफिल जो होता है, इओसिनोफिल, ये भी फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। जो आप जानते हैं वर्म लार्वे वगैरह जो होता है, देखो वर्म का जो लार्वा वगैरह होता है जो बहुत माइन्यूट साइज का होता है, तो इओसिनोफिल भी, हाँ इसी को एसिडोफिल भी कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। तो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजिक सेल्स एंड मोनोसाइट्स। और आपके एनसीईआरटी में न्यूट्रोफिल्स के बारे में लिखा गया है पीएमएन सेल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स कहा जाता है इसको। आप जानते हैं इसका न्यूक्लियाई जो होता है वो मल्टीपल लोब्स में बने होते हैं ये, या जैसे आप हेलमिंथिस के लार्वा वगैरह होता है ना, बहुत माइन्यूट साइज का अगर है वो, तो ये एसिडोफिल वगैरह उसको कहीं ना कहीं फैगोसाइटोसिस में वो इन्वॉल्व होता है उस चीज के लिए। यस, माइक्रो पुलिसमैन किसे कहते हैं बताओ? न्यूट्रोफिल्स को कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स को आपकी बॉडी का माइक्रो पुलिसमैन कहते हैं। सबसे ज्यादा नंबर में मिलता है, आपको पता है ये? सबसे एबंडेंट जो फेगोसिटिक सेल्स आपकी बॉडी में हो वो न्यूट्रोफिल्स ही होता है। पीएमएन, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। इसके न्यूक्लियाई का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, मल्टी लोब्ड होते हैं, पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है इसको, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर कहा जाता है ना न्यूट्रोफिल्स को। समझ में आ गया बच्चे ये? तो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजिक सेल्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल, ये सब आपके बॉडी के माइक्रोब्स को ये इंगल्फ कर जाता है। ये तो ये डिफेंस का ये दूसरा पार्ट है। देखो, तो ये सेलुलर बैरियर्स में कहते हैं, देखो इसको। और एक नॉन फेगोसिटिक सेल्स होता है, देखो इसमें एक टर्म यूज करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स कहा जाता है। नेचुरल किलर सेल्स। और ये देखो क्या होता है, देखिए जैसे मान लो
ये कोई पैथोजन है आपके बॉडी में, कोई ये माइक्रोब्स है आपके बॉडी में जो आपके ब्लड में घूम रहा है ना। जो एनके सेल्स होते हैं, देखो जो एनके सेल्स होते हैं, और याद रखिएगा एनके सेल्स भी एक तरह का डब्ल्यूबीसी ही होता है, मॉडिफाइड डब्ल्यूबीसी कहते हैं इसको। नेचुरल किलर सेल्स को मॉडिफाइड डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। और जो पैथोजेंस होते हैं इसको ये किल करता है, खाता नहीं है इसको, याद रखना। एनके सेल्स का काम क्या है, एनके सेल्स सिक्रीट करता है कुछ केमिकल्स, इस केमिकल को कहते हैं परफोरीन। एनके सेल्स सिक्रीट अ केमिकल कॉल्ड परफोरीन, ये डब्ल्यूबीसी का मॉडिफाइड पार्ट होता है। इट इज द मॉडिफाइड डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल से ही बनता है ये, ठीक है। और देखो तो ये जो परफोरीन होता है, ये परफोरीन क्या करता है, देखो ये इस पैथोजेंस के सरफेस पे आएगा, देखो, और यहां पर ये पोर्स क्रिएट करता है। देखो ये क्या बना दिया इसने, पोर्स, पोर्स फॉर्मेशन कहते हैं इसको। और इस पोर्स के बनने के बाद क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वगैरह होता है ये इसके पैथोजेंस के बॉडी में क्या होगा बताओ, ये एंटर करेगा, और इसकी वजह से पैथोजेंस क्या कर गया बताओ, ये बर्स्ट कर जाता है। तो ये डायरेक्टली उस माइक्रोब्स को किल करता है जो आपके लिए हार्मफुल है, खाता नहीं है इसको। एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, क्या सिक्रीट करता है, परफोरीन। और ये परफोरीन क्या करेगा बताओ, उस पैथोजेंस के सरफेस पे क्या जनरेट करता है, पोर्स। और स्पोर से एंट्री किसकी होगी, बाहर की फ्लूइड की, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड एंटर्स इनसाइड द पैथोजेंस, पैथोजेन स्वेल कर जाता है, वो बर्स्ट कर जाएगा। समझ में आ गया बच्चे। तो एनके सेल्स का काम भी, एनके सेल्स का काम भी पैथोजेंस को किल करना होता है। किल तो करता है बट खाता नहीं है, ये एक नॉन फेगोसिटिक एक्शन होता है। और याद रखना एनके सेल्स का दूसरा काम, ये मान लो आपका कैंसरस सेल है, देखिए ये आपके बॉडी का कैंसरस सेल है, सेम एक्शन है। देखो एनके सेल्स जो होते हैं, एनके सेल्स का काम ये भी होता है, ये क्या बनाएगा, परफोरीन्स। ये परफोरीन यहां क्या क्रिएट करेगा, पोर्स, और ये इसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एनके सेल्स इज आल्सो वेरी फंक्शनल टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल्स। ये ऐसे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें कैंसरस सेल होने की टेंडेंसी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनके सेल्स का जो फंक्शन होता है वो दो फंक्शंस होते हैं, एक तो बाहर के पैथोजेंस को भी डिस्ट्रॉय करता है, और एक नॉर्मल आदमी में, एक हेल्थी आदमी में कैंसरस सेल का ग्रोथ नहीं हो पाता। एनके सेल्स को जब पता चल गया कि ये कैंसरस सेल है, तो उस कंडीशंस में एनके सेल्स सिक्रीट अ केमिकल कॉल्ड परफोरीन, एंड दैट परफोरीन मेक्स अ पोर इन द कैंसरस सेल। कैंसरस सेल में क्या होगा, फ्लूइड की एंट्री होगी, और ये सेल्स क्या होगा बताओ, बर्स्ट कर जाएगा। तो एनके सेल्स एंटी कैंसरस भी होता है। समझ में आ गया बच्चे। NK cells is highly effective to, to suppress the growth of cancerous cell. तो NK cells, natural killer cells, prevent cancerous growth. समझ में आ गया बच्चे ये सब? हाँ जी, समझ में आ गया ना। बिल्कुल होते हैं, NK cells बॉडी में ही होते हैं, सबके बॉडी में होते हैं। एक हेल्दी आदमी में देखो कैंसरस सेल तो कहीं भी जनरेट हो सकता है ना, बट आपके बॉडी का डिफेंस क्या करेगा, उसको उसे डिस्ट्रॉय करता रहता है। तो जिसके बॉडी में ये सेल्स एक्टिवली काम कर रहे हैं उनमें कैंसरस ग्रोथ नहीं होता। बट अब कैंसर होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अब एनके सेल्स अगर रूठ जाए आपसे, या वो प्रॉपरली वर्क ना करे, अच्छा बताओ, हर आदमी के पास इम्यूनिटी होता है, वो बीमार क्यों होता है? कहीं ना कहीं आपका डिफेंस फेलियर हुआ ना। हर आदमी इक्वली स्ट्रांग तो नहीं होता। डिसफंक्शनिंग मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका इम्यूनिटी कमजोर हो चुका है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, और आप अपने बॉडी में देखो, एक होता है कैंसर होने की टेंडेंसी होती है, बट अगर जानबूझ के आप कैंसर करवाना चाहते हो,
हाँ नहीं, एनके सेल्स देखो आपके बॉडी का ये इम्यून सिस्टम का ये पार्ट है, आपका जेनेटिकल पार्ट होता है, ये बाहर से नहीं डाल देते हैं, ये कोई बाहर का कोई दवाई थोड़ी है, अरे लिविंग सेल्स होते हैं ये, हम बाहर से कहां से डाल दोगे, पड़ोसी से ले लोगे क्या? ठीक है, तो ये आपके बॉडी का अपना डिफेंसिव पार्ट होता है, और हर आदमी में काम करता रहता है, और हर आदमी में कैंसर तो नहीं होता, बट कहीं ना कहीं आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो कंप्रोमाइज करेगा, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, या आप अपने बॉडी में बार बार कैंसरस पार्ट को क्या कर रहे हो बताओ, उसको आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, आप जैसे कहते हैं स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो स्मोकिंग से कैंसर होता है और बार बार स्मोक कर ही रहे हो आप, तो आपका डिफेंस भी कब तक काम करेगा? समझ में आ गए बच्चे? तो बीमारी तभी होती है जब आपका डिफेंस सिस्टम फेलियर में चला जाता है, जब आपका डिफेंस सही काम कर रहा है तो आप मजबूत हैं, वंस योर डिफेंस सिस्टम गेट रिड्यूस्ड इन देयर एक्शन, तभी आप बीमार होते हैं, तो ये चीज याद रखना। तो देखो, ये हो गया थर्ड बैरियर, जिसको क्या कहते हैं, सेलुलर बैरियर, नॉन फेगोसिटिक भी होता है और फेगोसिटिक सेल्स भी होता है, दोनों चीजें होती हैं इसमें सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, अभी आएगा कैंसर वगैरह बाद में, अभी रुक जाओ। अब यहां देखो, अब इसमें देखो एक फोर्थ पार्ट आता है जिसे कहते हैं साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर कहा जाता है इसको, और साइटोकाइन बैरियर्स में याद रखिएगा, इसमें सेल सिक्रीशन इज इन्वॉल्व, जैसे देखो इसमें एक वर्ड यूज करते हैं, इंटरफेरॉन्स की बात करता है, लिम्फोकाइंस की बात करते हैं, इंटरलिपिन की बात करते हैं, और भी कई तरह के केमिकल्स होते हैं, देखो ये सब डिफेंस में आता है। मेनली आप इंटरफेरॉन्स के बारे में याद रखिएगा, इंटरफेरॉन्स क्या होता है देखो, देखिए जैसे मान लो, ये मान लिया जाए ये हमारे बॉडी का एक इन्फेक्टेड सेल है मान लो, और इस सेल्स में कई सारे वायरसेस का अटैक हो चुका है, देखो ये आपके सेल्स का वायरस है ना, और ये एक इंफेक्टेड सेल, इसमें वायरस अवेलेबल है। आप जानते हो कि आपके इस सेल्स के आसपास जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं, जो इसके विसिनिटी में है, इसके नजदीक पार्ट में है, अभी ये सेल्स नॉर्मल है, देखो ये नॉर्मल सेल है आपका जिसमें इंफेक्शन नहीं हुआ अभी, ठीक है, जैसे आपके इंफेक्टेड सेल्स में वायरस आ गया, नाउ दैट सेल्स, इंफेक्टेड सेल्स जो होते हैं, ये सिक्रीट करता है, देखो कुछ प्रोटीन्स कहते हैं इसको, और ये प्रोटीन्स नॉर्मल सेल्स में क्या होगा, एंटर करता है, और इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं एंटी वायरल ग्लाइको प्रोटीन्स कहते हैं इसको। तो इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट करता है क्या बताओ, एंटी वायरल ग्लाइको प्रोटीन्स, और इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं क्या, इंटरफेरॉन, इसी केमिकल को क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन कहा जाता है, देखो इसको, और याद रखिएगा जब ये केमिकल्स आपके सेल्स में आ जाएगा, याद रखिएगा ये जो केमिकल होता है, इट रेस्ट्रिक्ट द प्रोटीन synthesis used by bacteria, sorry, used by viruses to
मल्टीप्लाई। मतलब ये है कि जो सेल्स खुद बीमार हो चुका है, देखिए ये है कि मैं तो जा रहा हूं, तुम सलामत रहो। जो सेल्स इन्फेक्टेड है उसको पता है कि ये वायरस अब यहां से बाहर आएगा और ये आसपास के सेल्स को भी क्या करेगा बताओ, इन्फेक्टेड करेगा, है ना। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, याद रखना इसमें कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट क्या बताओ, इंटरफेरॉन, interferons, and interferons prevent the synthesis of proteins in the nearby cells so that viruses cannot multiply in that cell. अभी कोई एंटीबॉडी की बात नहीं कर रहा यहां पर, मैं अभी जितना कह रहा हूं उतना सुनो, अभी अपना किडनी इस्तेमाल मत करो। मैंने क्या कहा कि इंटरफेरॉन्स एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये आपके सराउंडिंग सेल्स में जाने के बाद ये ऐसे प्रोटीन के ट्रांसलेशन को रोक देता है जिस प्रोटीन के यूज से वायरस मल्टीप्लाई करता है। तो ये जो सेल्स इन्फेक्टेड होगा ये तो मरेगा ही मरेगा ये सेल्स, पर ये जो वायरस यहां से निकलेगा वो आसपास के सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, या इन्फेक्ट अगर कर भी गया तो वहां मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा वहां पर। तो इट प्रिवेंट द infection of virus in the nearby cells। तो जो सेल्स इन्फेक्टेड है वहीं तक रह जाएगा, वो दूसरे सेल्स में वायरस का ग्रोथ नहीं होगा। तो याद रखिएगा इंटरफेरॉन्स आता कहां से है, एक ऐसे सेल से जो वायरस से इन्फेक्टेड होता है, और ये किसको बचाता है बताओ, इट प्रोटेक्ट नियर बाई सेल्स फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। आज बच्चे समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। इंटरफेरॉन्स कहां से आता है, interferons are secreted by viral infected cells and it protect the nearby cells so that cells cannot be infected by the same virus। समझ में आ गया बच्चे ये चीज, है ना। तो ये वही बात है कि मैं जा रहा हूं तुम सलामत रहो, मेरा तो गेम हो चुका है क्योंकि मुझ में वायरस आ चुका है, बट हमारे आसपास के जो सेल्स हैं वो कम से कम सलामत रहे। क्लियर। एंड दैट इज कॉल्ड साइटोकाइन बैरियर्स। हाँ बस दुआओं में याद रखना, सही कह रहे हो। ओके चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखो मैंने क्या, अब याद रखना आपकी बॉडी में 3 डिफेंस होता है। जैसे आप देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी होता है उसमें कई डिफेंस सिस्टम होता है, आउटर लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है, सबसे इनर लेयर होता है। तो जो सबसे इनर लेयर होता है, हाँ हैप्पी गांधी जयंती, बिल्कुल सही बात, जो सबसे इनर लेयर है आपका, याद रखिएगा जो थर्ड लाइन डिफेंस। अब देखो फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या हो गया, फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या हो गया बताओ, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग, और उसके बाद याद रखना फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, या फिर आपका सेलुलर बैरियर होता है, या फिर आपका साइटोकाइन बैरियर होता है। फर्स्ट लाइन के अलावा ये जितनी चीजें देख रहे हैं सब सेकंड लाइन में आता है। और जो थर्ड लाइन होता है, देखो जो एक थर्ड लाइन डिफेंस होता है, थर्ड लाइन डिफेंस में अब आ जाता है बताओ क्या, स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं इसको। और अगर ये चूक गया तो आप चूक गए। थर्ड लाइन ही आपका एक्वायर्ड वाला पार्ट होता है, स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं इसको, एक्वायर्ड डिफेंस कहा जाता है इसको। समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन समझ में आ गया आपको, जो बचा हुआ जो वो देख था ये 2 3 4 ये सब सेकंड लाइन में आता है। देखो और भी कई तरह का रिस्पॉन्स होता है। देखो जैसे मैं बता दूं आपको कुछ और टर्म याद रख लेना, जैसे आपका इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ये भी आपका डिफेंस का ही पार्ट है। आपको बुखार आता है, ये भी आपका डिफेंस का ही पार्ट होता है ना। इवन एक टर्म यूज करते हैं
कंप्लीमेंटल सिस्टम कहते हैं। ये भी एक तरह का ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होता है, ये सिस्टम जिसे कहते हैं, बस याद रखना ये टर्म कंप्लीमेंटल सिस्टम। ये कुछ प्रोटीन्स का ग्रुप होता है, ये भी आपको डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो ये सब भी आपका सेकंड लाइन में ही आता है। देखो, तो सेकंड लाइन में देखो बहुत कुछ आता है। फिजियोलॉजिकल का पार्ट भी होता है ना, सेलुलर बैरियर भी होता है, साइटोकाइन बैरियर भी होता है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, फीवर, कंप्लीमेंटल सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है बताओ? ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। कंप्लीमेंटल सिस्टम ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कहे जाते हैं। और याद रखना, ये प्रोटीन्स भी ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द एक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। और ये भी आपका सेकंड लाइन में ही आता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये ध्यान से सुनिए आप कि फर्स्ट लाइन डिफेंस में दो चीजें आती है। क्या बताओ? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग, ये पहला डिफेंस है। बाकी बचे हुए जो डिफेंस मैंने बताया आपको, अरे इंटरफेरॉन्स क्या बताया? इंटरफेरॉन्स आपका एक तरह का एंटी वायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है जो इन्फेक्टेड सेल से सिक्रीट होता है, और ये आसपास के हेल्दी सेल्स को इन्फेक्शन से बचाता है। इंटरफेरॉन्स साइटोकाइन बैरियर कहते हैं इसको, और ये भी आपका सेकेंड लाइन डिफेंस होता है। तो तीन ही डिफेंस होता है ना, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। थर्ड लाइन देखो क्या होता है बताओ? क्या बोलते हैं इसको? इसे स्पेसिफिक डिफेंस कहा जाता है। इसका मतलब अब हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे बताओ? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। हमने पढ़ लिया फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या होता है, सेकेंड लाइन डिफेंस क्या होता है, जो नॉन स्पेसिफिक होता है। सब मैंने क्या बताया? फीवर, कंप्लीमेंटल सिस्टम, ये सब सेकेंड लाइन डिफेंस में ही आता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस फिक्स हो गया, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग। बाकी बचा हुआ सेकेंड लाइन है, और थर्ड लाइन देखो ये होता है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं इसमें। तो फीवर है, इन्फ्लामेशन है, कंप्लीमेंटल सिस्टम है। व्हाट इज दैट? ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में जो आपके मैक्रोफेजिक सेल्स को एक्टिवेट करता है किसी चीज को खाने के लिए। वो भी आपका एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का ही पार्ट होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है इन्नेट इम्यूनिटी। अब हम पढ़ रहे हैं क्या बताओ? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो स्पेसिफिक डिफेंस होता है, जो हमारे बॉडी का क्या बताओ? थर्ड लाइन डिफेंस कहते हैं इसको। ये मिटाओ इसको अब। ओके ठीक है, वेट कर रहा हूं, चलिए। Complemental system is a group of proteins that activate our macrophage cells. हमने क्या बताया आपको कि interferons is synthesized by viral infected cells and it protect nearby cells from the viral infection. ठीक है? हाजी बच्चे सबने लिख लिया इसको? अदिति लिख लिया तुमने? चलिए ठीक है, तो मैं इसको अब डिलीट करता, मतलब रब करता, डिलीट आता रहता है। ठीक है, चलो इसको मिटा दो इसको अब। ओके चलिए, तो देखो जो आपका नॉन स्पेसिफिक डिफेंस था, इसके दो चीजें देखो, इट मे फाइट एलोन और इट एक्टिवेट आर स्पेसिफिक डिफेंस ऑल्सो। अगर ये अपने लेवल पे लड़ सकता है तो ये लड़ेगा, खुद ही लड़ेगा ये,
और इसे लगता है कि ये मेरे औकात के बाहर की चीज है, अब मुझसे नहीं समझ सकता ये, तो ये आपकी बॉडी में क्या करेगा, अब ब्लैक कैट कमांडो को एक्टिवेट करेगा, भैया अब तुम जगो, अब ये मेरे बस की बाहर की चीज है, अब मैं नहीं लड़ सकता। तो ये किसे जगाएगा बताओ, जो आपका अब स्पेशल ब्लैक कैट कमांडोज आपके जो बॉडी के होते हैं, भैया तुम जगो और तुम लड़ो, हमारा हथियार फेल हो चुका है। तो पहले तो आपका नॉन स्पेसिफिक ही जगता है, वो खुद लड़ता है पहले, और उसे लगता है कि अब मैं नहीं लड़ सकता, तो अब कौन लड़ेगा, आपका किसकी बारी आएगी, आपकी स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम की। समझ में आ गया बच्चे? तो इट एक्टिवेट आर स्पेसिफिक डिफेंस ऑल्सो। और आप जानते हैं इसी स्पेसिफिक डिफेंस को हम क्या बोलते हैं बताओ, इसे कहते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये जो इम्यूनिटी होता है देखो, ये दो तरह का होता है, एक कहते हैं AMIS और एक होता है CMIS। एमिस एंड सेमिस, इसका पूरा नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। और इसका नाम क्या है बताओ, इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये जो एमिस है इसी को आपकी बुक में नाम दिया गया है, इसी को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। समझ में आ गया? और देखना, एमिस जो होता है इट इज प्रोवाइडेड बाय बी लिम्फोसाइट। ये कहां से मिलता है, बी लिम्फोसाइट से। और ये जो सेल मेडिकेटेड होता है ये मिलता है कहां से बताओ, टी लिम्फोसाइट से। टी एंड बी, है ना? और आप जानते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स के टाइप अलग अलग होते हैं, हेल्पर होता है, हीलर होता है, सप्रेशर होता है, एंड मेमोरी भी होता है, मेमोरी टी सेल्स भी कहते हैं। देखो, तो टी, देखो सेल मीडिएटेड कहते हैं, सेल्स का मीडिएशन है इसमें, एक से ज्यादा सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व। वैसे तो हेल्पर टी सेल्स याद रखना, हेल्पर जो होता है हेल्पर टी सेल्स वो यहाँ भी इन्वॉल्व होता है। आपकी टी सेल्स को, आपकी टी सेल्स को बी सेल्स की जरूरत नहीं होती, बट हमारे बी सेल्स को टी सेल्स की जरूरत होती है। यस, हेल्पर टी सेल्स ऑल्सो हेल्प बी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर को तो ये तो टी को इन्वॉल्व करेगा ही करेगा, बट हेल्पर टी सेल जो होते हैं ये बी को भी इन्वॉल्व करता है। बट बी को चाहिए टी सेल्स, बट टी सेल्स को बी सेल्स की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया बच्चे? और देखो, और अगर आप मोटे तौर पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए, एमिस में और सेमिस में जो मेन डिफरेंस होता है, देखो एमिस कहते हैं इट मेनली प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम ब्लड मूविंग पैथोजेंस। एक ऐसा पैथोजेंस जो आपके ब्लड में घूमता रहता है, उसको ये पकड़ के उसके अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी रुक जाओ, मैं आ रहा हूं उस पर, अभी आ रहा हूं। मैंने कहा कि हेल्पर टी सेल्स required for the activity of B lymphocytes.
helper T cells is required for the activity of B lymphocyte, but T cells को B cells की जरूरत नहीं होती। फिर मैंने क्या बताया देखो, it mainly protect our body from blood moving pathogens। समझ में आ गया बच्चे? मैंने क्या कहा, हेल्पर टी सेल्स होता है, किलर टी सेल्स होता है। किलर टी सेल्स को क्या बोलते हैं? इसी को साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं। किलर टी सेल्स को ही साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहा जाता है। सप्रेसर टी सेल्स भी होता है और मेमोरी टी सेल्स भी होता है। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है? और देखो मैंने क्या कहा कि एमिस इट मेनली प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम ब्लड मूविंग पैथोजेंस। ठीक है, बट याद रखना जो सेमिस होता है it provide defense against intracellular pathogens as well as cancerous cell। ये इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमिस में और सेमिस में आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो एमिस में एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है, सेमिस में एंटीबॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सेमिस मैंने क्या लिखा, इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, वो पैथोजेंस जो आपके सेल्स में अंदर जा चुका है, ऐसे पैथोजेंस को उससे डिफेंस देना है आपको, तो हमें इसकी जरूरत होती है टी सेल्स की। और एक कैंसरस सेल जो होते हैं, याद रखना टी सेल्स एंटी कैंसरस भी होता है। जैसे एनके सेल्स था ना एंटी कैंसरस, ये भी एंटी कैंसरस होता है। कैंसरस सेल से लड़ने की कैपेसिटी बी सेल्स में नहीं होती, किसमें होती है? आपकी टी सेल्स में। और याद रखना कि सेमिस का एक और इंपॉर्टेंट रोल है, जो कहते हैं ना ऑर्गन ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है, ऑर्गन ग्राफ्ट रिजेक्शन जो कहते हैं आप, हम किसी दूसरे आदमी का या किसी दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स का ऑर्गन रिसीव नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, तो ऑर्गन का जो रिजेक्शन होता है, ऑर्गन ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है, ये भी किसकी वजह से होता है बताओ? ये भी टी सेल्स की वजह से ही होता है। तो टी सेल्स का 3 काम हो गया ना। पूछा जाएगा कि टी सेल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं बताओ? टी लिम्फोसाइट्स के 3 फंक्शन हो गए, क्या क्या बताओ? फर्स्ट, इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। सेकंड क्या हो गया बताओ? इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट कैंसरस सेल। एंड थर्ड, बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स organ graft rejection takes place. We cannot receive organs of genetically distant individuals। अगर होगा बहुत दूर के जेनेटिक्स में होंगे, आप सुअर का किडनी यूज नहीं कर सकते बॉडी में ना, साइज तो बराबर होता है, क्योंकि आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उस किडनी को रिजेक्ट कर देता है। देखो, तो ये जो ऑर्गन का रिजेक्शन है, ये किसकी वजह से होता है बताओ? ये टी सेल्स की वजह से होता है। तो ब्रीफली आपके बोर्ड के अंदर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। समझ में आ गया बच्चे ये चीज? हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया ये? तो मैंने पहले भी कहा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होता है जिसको हम अपने बॉडी, और याद रखना मैंने पहले भी कहा था कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है इसको मेमोरी बेस्ड इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है, और ये एक्सपोजर के बाद हम इसको जनरेट करते हैं बॉडी में। अब अच्छा बताओ, एक अगर आपके पास सुकोई था तो आप रफाल लेके क्यों आए हो? हाँ भाई मौलिक शर्मा जी, ये बताइए, जब आपके पास सुकोई 30 था, आपके पास मिराज 2000 भी था,
तो आप रफाल लेके क्यों आए? एक ही चीज से काम चल जाएगा क्या आपको? हाँ, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे जितना ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज होंगे उतना ज्यादा चीज यूज करेंगे आप। ठीक है ना? चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको मोड ऑफ एक्शन ऑफ AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। लिखिए, मोड ऑफ एक्शन ऑफ AMIS। ये मिटाओ इसको। अब मैंने क्या कहा कि ये जो एमिस होता है ना, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन बी सेल से होता है। बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी मिलते हैं हमारे बॉडी को। ठीक है ना? चलिए मैं इसको मिटाता हूं। लिख लिया आप लोगों ने सबने इसको? तो देखो, अब पढ़िए आप, एमिस क्या होता है, जिसको आप बेसिकली ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो देखो ये क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई, ये एक मूविंग पैथोजेंस है जो हमारे ब्लड में अवेलेबल है अभी, है ना? और देखिए, ये मान लो हमारा एक मैक्रोफेजिक सेल है ये। ठीक है? आपको पता है कि मैक्रोफेजिक सेल्स का जो काम होता है कि जो भी चीज बाहर एक वॉन्डरिंग चीज होता है, इसे ये पहले इंगल्फ करता है। तो इसका क्या हुआ? इसका हुआ क्या? पैगो साइटोसिस। जब ये, देखो, जब ये पैथोजेंस आपके मैक्रोफेजिक सेल्स में आ चुका है, देखिए यहाँ पर, तो मैक्रोफेजिक सेल्स का काम क्या बताओ? ये अपने लाइसो, देखो, लाइसोजुमल जो इसके पास एंजाइम होते हैं, ये इस एंजाइम से इस पे एक्ट करता है, देखो। और ये इस पैथोजेंस को कई फ्रेगमेंट्स में, देखो, ऐसे ब्रेक कर देता है ऐसे। तो ये क्या है? देखो, ये इसके टूटने से बना है, देखो। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ पैथोजेंस। और इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं प्रोसेस्ड एंटीजन कहा जाता है इसको। समझिए पहले अब मैं क्या बोल रहा हूं, और याद रखना इस चीज को कि अब आपके सेल्स के, मैक्रोफेजिक सेल्स या किसी भी सेल्स के सरफेस पे इस तरह का एक, देखो, रिसेप्टर होता है, देखो ऐसे। रिसेप्टर क्या इसे कह सकते हैं? इसे इसे क्या प्रोटीन कहते हैं एक्चुअली। इसे कहते हैं MHC प्रोटीन। इसको MHC2 कहा जाता है, क्लास 2। MHC का मतलब होता है मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। और इसका काम क्या है? देखिए, ये इस प्रोसेस्ड एंटीजेंस को, अब देखो, ये यहां से अब इसके सरफेस पे आ जाता है, देखिए। ये देखिए, सेल्स ने क्या किया, मैक्रोफेज ने क्या किया, इसको सेल्स के सरफेस पे पहुंचा दिया। इसको, इस एंटीजेंस को, किसके थ्रू? MHC के थ्रू। ये सेल्स खुद MHC बनाता है, क्लास 2 MHC कहता है इसको। फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझिए पहले आप मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक ब्लड में घूमता हुआ पैथोजेंस है, ये ब्लड में घूम रहा है अभी। मैक्रोफेज ने क्या किया? इसको इंगल्फ किया। क्या किया इसका? फेगोसाइटोसिस। देखो, तो ये पहला पार्ट हो गया क्या इसका? फेगोसाइटोसिस।
ऑफ ब्लड मूविंग पैथोजेंस, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या हुआ कि मैक्रोफेजिक सेल्स ने अपने लाइसोसोमल एंजाइम की हेल्प से इस पैथोजेंस को कई फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए। देखो उसमें ये इसका फ्रेगमेंटेड पार्ट है इसका, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ पैथोजेंस। और इसी को क्या कहा गया बताओ, इसी को प्रोसेस्ड एंटीजेंस भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, किसी भी सेल्स में अगर कोई एबनॉर्मल सा चीज या कोई भी अननोन चीज अगर वो आपके सेल्स में आया है, तो सेल्स का काम ये होता है कि उसे सरफेस पे पहुंचा दिया जाए, मेम्ब्रेन पे पहुंचा दिया जाए, ताकि आपकी बॉडी के जो डिफेंसिव सेल्स होते हैं, जो स्कैनर होते हैं, ओके, बड़ा तो लिख रहा हूं, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC2 कहते हैं इसको। और MHC का काम क्या बताओ, देखो याद रखना, MHC present the antigens on the surface of cell membrane. MHC देखो, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, अब देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स देखिए यहां पर, इसमें दो चीजें हैं, इसमें MHC भी है और एंटीजेंस भी है। देखो यहाँ पर MHC भी है, एंटीजन भी है। क्या बोलते हैं देखो इसको, अब इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चे? तो MHC2 का काम क्या है कि जो चीज आपके सेल्स में टूट चुका है, जिसको तोड़ा गया है, उसे सरफेस पे लेके आओ। और अब इस तरह के एंटीजेंस को जो सरफेस पे आ गया है, इसको स्कैन किया जाता है। स्कैनर आपके बॉडी में पहला जो है वो आपके हेल्पर टी सेल्स ही होता है। देखो हेल्पर का यूज क्या है इसमें, अब याद रखिएगा, सच कॉम्प्लेक्स, याद रखना, सच कॉम्प्लेक्स इज scanned by helper T cells with CD4 receptor। देखो अब यहां मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अब जैसे मान लो ये हमारा एक MHC है, ये MHC है, और MHC के ऊपर ये आपका, ये मान लो ये आपका एंटीजन है। अब क्या हुआ देखिए, हमारे पास जो अब हेल्पर टी सेल्स होते हैं, इसके पास लगा होता है, देखो रिसेप्टर होता है, इसे कहते हैं CD4 रिसेप्टर। ये किसके पास होता है, ये हेल्पर के पास होता है। हेल्पर ने इस एंटीजन को पहचाना कि एंटीजन आपका सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, मतलब एंटीजन आपके बॉडी का कुछ इंटरनल पार्ट है या बाहर से आया है। तो हेल्पर टी सेल्स का काम क्या है बताओ, ये एंटीजन को रीड करता है, वो उस एंटीजन को जो सेल्स के सरफेस पे आ गया है, किसके हेल्प से, MHC के हेल्प से। तो क्या लिखा, लिखो, सच कॉम्प्लेक्स इज scanned by helper T cells with CD4। CD4 कहते हैं, रिसेप्टर का नाम है, जो हेल्पर टी सेल्स के सरफेस पे होता है। समझ में आ गया ये चीज? हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? हाँ, अब देखो ये समझो, चीज बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स, देखो MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स इज स्कैन्ड बाय हेल्पर टी सेल्स विथ CD4 रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर देख रहे हैं यहां पर, ये देखो, ये CD4 कहते हैं, जो हेल्पर टी सेल्स के पास होता है। ठीक है, और देखो ऐसे याद रखिएगा, इफ एंटीजन इज
नॉन सेल्फ फॉरेन बॉडी है ये, और ये नॉन सेल्फ है, ये नए तरह का एंटीजेंस है जिसकी जानकारी आपको पहले नहीं थी। अगर इसको लगता है कि ये नॉन सेल्फ है, अरे क्या प्रॉब्लम है यार, मैंने क्या बताया कि ये MHC2 है, इसके साथ एंटीजन लगा हुआ है, इसको पहचान, इसको स्कैनिंग कर रहा है HT सेल्स, यहाँ लिखा हुआ है, सेम तो लिखा हमने MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स, सच कॉम्प्लेक्स इज स्कैन्ड बाय हेल्पर T सेल्स विद CD4 रिसेप्टर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? और देखो, इफ एंटीजन इज नॉन सेल्फ, अगर ये फॉरेन बॉडी है, उस केस में क्या होता है देखो, इन सच कंडीशन, इन सच केस हेल्पर, जो हेल्पर होता है देखो, हेल्पर T सेल्स secrete a chemical called इंटरल्यूकिन, कहते हैं इंटरल्यूकिन टाइप 2 कहते हैं। देखो इसको क्या रखना है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके हेल्पर्स ने पहचान लिया कि ये अपना कुछ नहीं है, इन दैट केस हेल्पर T सेल सिक्रीट अ केमिकल कॉल्ड इंटरल्यूकिन 2। क्या बोलते हैं इसको? इसी को लिम्फोकाइन भी कहते हैं, इंटरल्यूकिन को ही लिम्फोकाइन भी कहा जाता है, लिम्फोकाइन। समझ में आ गया? और देखो, अब ये जो याद रखिएगा, जो इंटरल्यूकिन होता है, इंटरल्यूकिन 2 जो होता है, इसका काम क्या देखो, इट एक्टिवेट या इट स्टिमुलेट कर लो आप, इट स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ, या कहते हैं देखो, डिवीजन ऑफ स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, हाँ देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो इंटरल्यूकिन 2 है, इंटरल्यूकिन 2 ने क्या किया बताओ, इट स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट, एक स्पेशल तरह के बी लिम्फोसाइट्स के डिवीजन को ये स्टिमुलेट करता है। और आप देखेंगे थोड़ी समय में एक ही तरह के काफी सारे बी सेल्स फॉर्म करके, देखो इसको कहते हैं क्लोन ऑफ बी सेल्स, क्लोन ऑफ स्पेसिफिक बी सेल्स कहा जाता है इसको, और बी लिम्फोसाइट्स का इसको क्लोन कहा जाता है। एक ही तरह के बहुत सारे, देखो एक ही तरह के बहुत सारे क्या बन गए बताओ, क्या बन गए, बी लिम्फोसाइट, क्लोन ऑफ बी सेल्स कहा जाता है इसको, लार्ज नंबर में बन गया। देखो एक ही तरह के बी सेल्स, लार्ज नंबर, ठीक है। और याद रखिएगा यहां पर, ये जो बी सेल्स होता है, ये नीचे इसे मिटा दो इसको, अब यहां पर ये समझ में आ गया, फिर से बता देते हैं। देखो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज हुआ, इंटरल्यूकिन 2 ने क्या किया, एक तरह के बी सेल्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प किया, बहुत सारे क्लोन बन गए एक ही तरह के सेल्स के। अब देखिए यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां पर अब देखो क्या होता है, दिस बी सेल्स, अब ये बी सेल्स दो तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट कर जाता है। देखो इट डिफरेंशिएट इनटू, इट डिफरेंशिएट इनटू, देखो एक टर्म यूज करते हैं मेमोरी बी सेल्स, और एक टर्म यूज करते हैं प्लाज्मा बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स कहता है। और याद रखना, ये जो प्लाज्मा बी सेल्स होता है, इट सिक्रीट एंटीबॉडीज,
और एंटीबॉडीज जो फर्स्ट टाइम बनेगा, जो एंटीबॉडी फर्स्ट टाइम पहले बनता है, इसी को कहते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। देखिए, अब देखो कितना बढ़िया चीज है ये, तुरंत एंटीबॉडी बनाएगा ताकि आपको वो डिफेंस प्रोवाइड करे, और उसका मेमोरी भी रख लेता है वो, दोबारा अगर ऐसी गुस्ताखी करी तो और अच्छे से पिटाई करूंगा तुम्हारी। तो पहली बार जो एंटीबॉडी बना और उससे आपके बॉडी को डिफेंस मिला, उसे कहते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ फर्स्ट एंटीजन, आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ फर्स्ट टाइम एंटीजन, whatever antibody we form, it is called primary immune response। और अगर दोबारा देखो, अब उसका पूरा उस पूरे सिस्टम का मेमोरी यहां फीड होता है, देखो इस वाले पार्ट में। और अगर दोबारा अगर आपने वही इंफेक्शन आपने रिसीव किया, तो मेमोरी बी सेल्स रैपिड रेस्पॉन्स देता है, रैपिड रेस्पॉन्स if second time same antigens interact with the body, and this is called SIR, secondary immune response कहते हैं इसको। तो पहली बार, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये लाइन याद रखिएगा। antibodies formation after the first interaction with an antigen, यही हमारा क्या होता है, इसको PIR कहते हैं, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। और देखो क्या लिखा है, रैपिड रेस्पॉन्स इफ सेकेंड टाइम सेम एंटीजेंस इंटरेक्ट विद द बॉडी, वो ज्यादा पावरफुल होता है, और इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कहा जाता है। अब आपके पास एनसीईआरटी किताब है ना, एनसीईआरटी किताब खोलिए। अभी मैं प्राइमरी सेकेंडरी और अच्छे से ग्राफ में बताऊंगा। उस एनसीईआरटी में देखो एक टर्म लिखा हुआ है कि हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो खुद एंटीबॉडी नहीं बनाता, लेकिन बी सेल्स को हेल्प करता है मतलब ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स बनाने के लिए, जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। तो अगर हेल्पर टी सेल्स नहीं होता तो क्या एंटीबॉडी बना पाते आप? क्योंकि हेल्पर टी सेल्स ही तो पहचानता है पहले। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि बी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं, हेल्पर टी सेल्स खुद एंटीबॉडी नहीं बनाता, बट बिना उसके हेल्प के बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी नहीं बना सकते। आज बच्चे समझ में आ गया? तो ये था आपका, नहीं समझ में आया? अरे अभी भी समझ में नहीं आया इसको। अरे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हेल्पर नहीं होता तो इंटरल्यूकिन 2 कहां से आता? इंटरल्यूकिन 2 नहीं आएगा तो बी सेल्स का क्लोन कैसे बनेगा? हेल्पर नहीं होता तो एंटीजेंस को पहचानेगा कौन? अरे पहचानना जरूरी होता है ना कि क्या अपना है क्या पराया है। सबको मार दोगे क्या? और याद रखना, इसीलिए एमएससी का एक नाम और देते हैं, सॉरी मैक्रोफेजिक सेल्स को एक और नाम देते हैं। मैक्रोफेजिक सेल्स का एक और नाम है, इसको कहते हैं एपीसी। अब बताओ इसका पूरा नाम क्या होगा, जल्दी बताओ। मैक्रोफेजिक सेल्स को एपीसी भी कहते हैं, एपीसी। क्यों? व्हाट इज एपीसी? एपीसी का मतलब क्या होता है बताओ? इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि इसी ने एंटीजेंस को सरफेस पे एक्सपोज किया ना। तो एपीसी का पूरा नाम बताओ। इसे एंटीजन
प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है। हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया? यस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, मैं अब आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और आगे की कहानी अब मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा मैंने, PIR का मतलब मैंने क्या कहा, पहली बार जो एंटीजन आपके बॉडी को एक्सपोज करता है, पहली बार कोई आपके पैथोजन के साथ आपके साथ जो मुलाकात होता है, इंटरेक्शन होता है, उसके अगेंस्ट जो हम एंटीबॉडीज बनाते हैं, उसी को कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और दोबारा अगर आपके बॉडी में वही इंफेक्शन हुआ तो आप ज्यादा अच्छे से उससे लड़ सकते हैं, ज्यादा रैपिड रिस्पॉन्स होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक एमनेस्टिक रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, वो ज्यादा फास्ट होता है, जल्दी होता है, और उसी को कहते हैं क्या, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। मैक्रोफेजिक सेल्स, अरे ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि मैक्रोफेजिक सेल्स को एपीसी कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहा जाता है। ठीक है, अब आप जाकर एनसीईआरटी का 2 पेज इम्यूनिटी वाला पढ़ना, इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स, क्योंकि वो बहुत बहुत शॉर्ट में लिखा गया है एनसीईआरटी में, उसको समझाने के लिए ये समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को। टेक केयर।